हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे एक छोटा सा नया टॉपिक जो केमिकल इक्वी का ही पार्ट है, हिस्सा है। और उसके ऊपर बेस एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन केमिकल इक्वी पे रह गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ला शैटलियर्स प्रिंसिपल या ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो फिलहाल आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वी कांस्टेंट के और गिब्स एनर्जी। नाउ सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के बारे में। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कहता है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर फिजिबल है तो उस प्रोसेस के फिजिबल होने की कंफर्मेशन जो है वो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू से पता चलती है। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, मतलब वो थर्मोडायनेमिकली होगा, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर नेगेटिव। वेरी गुड। वो क्या होनी चाहिए बेटा? नेगेटिव। अगर तो वो नेगेटिव है तो ही वो स्पॉन्टेनियस है, वो फिजिबल है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो प्रोसेस किसमें आ जाता है? इक्वी में। मतलब जितनी स्पीड से प्रोसेस फॉरवर्ड भाग रहा है उतनी ही स्पीड से प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड भाग रहा है। और अगर यही डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हमको बताया जाता है कि वो प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब उस कंडीशन पे वो प्रोसेस नहीं होगा और कभी कभार किसी भी कंडीशन में वो प्रोसेस नहीं होगा। तो अब काफी टाइम से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, और हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में हमने सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में ही बात करी है। अब ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी के बैकवर्ड भागेगी, हम उसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो असलियत में एक गिवन कंडीशन में फॉरवर्ड भागेगी कि नहीं भागेगी? क्या वो गिवन कंडीशन में बैकवर्ड भागेगी कि नहीं भागेगी? या वो इस गिवन कंडीशन पर इक्वी पर है? तो इसको हमको बेटा थर्मोडायनेमिकली भी तो प्रूव करना होगा। कंटेनर में अगर रिएक्शन हो रही है और K की वैल्यू इज वेरी हाई तो इसका मतलब है रिएक्शन हो रही है, पर थर्मोडायनेमिकली भी तो हमको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये स्पॉन्टेनियस है इस कंडीशन पे। इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स के डेल्टा जी नॉट को, गिब्स एनर्जी को, अब हम इक्वी कांस्टेंट के साथ क्या करने वाले हैं? रिलेट करने वाले। तो जब भी हम किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मुझे उसमें फाइनली या उस चैप्टर में या उस टॉपिक में कुछ पोर्शन डेल्टा जी नॉट के साथ भी इक्वेट करके देखना पड़ेगा। अब ये हमारी एक डिराइव्ड इक्वेशन होती है कि किसी भी प्रोसेस को आप किसी भी गिवन कंडीशन में कैरी करते हो बेटा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। इसलिए बेटा ये जो डेल्टा जी लिखा है ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब आप किसी प्रोसेस को के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है उसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन
और स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा क्या होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर कोई गैस है तो 1 atm प्रेशर या 1.013 बार प्रेशर प्लस आर टी, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी इज द टेम्परेचर, नॉन स्टैंडर्ड वो वाला, नेचुरल लॉग क्यू। अब बेटा क्यू क्या होता है, हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट जो हम पढ़ रहे थे। लेकिन अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो बेटा उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। एंड अगर कोई प्रोसेस इक्वी पर है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इक्वी पर हमने पढ़ा था क्यूसी किसके बराबर होता है, केसी के बराबर। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया और इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। इस पूरे पार्ट को मैं ऑपोजिट साइड पर ले गया तो देखिए डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी नेचुरल लॉग के आ गया। और नेचुरल लॉग के को जब हम लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नेचुरल लॉग की कोई सी भी क्वांटिटी की वैल्यू को जब आप लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही जब मैंने किया तो मेरे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, -2.303 आर टी लॉग के। अब आप देख सकते हो बेटा गैस कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लॉग के की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आई। अगर ये फाइनल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। अगर ये फाइनल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो बेटा रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी। तो कैसे करना है बेटा, जरा ये देखो। अब इसी इक्वेशन में मैं नेचुरल लॉग के की वैल्यू को किसमें एक्सप्रेस कर रहा हूँ बेटा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर। जब हम नेचुरल लॉग के को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली कैलकुलेशन इन exponential form are very difficult to calculate. इसीलिए हम बेटा उनको log to the base 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि log से हमारे लिए कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। हालांकि हम बार बार बेस 10 नहीं लगाते, हम सिंपली log लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कैलकुलेशन आर वेरी डिफिकल्ट, इसलिए टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल नंबर्स हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। और लॉग में डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हमारा आंसर जो है बेटा वो करेक्ट आता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होती है बेटा लॉ की, एंड कंडीशन अप्लाई इफ वी आर नॉट डूइंग एनी सिली मिस्टेक। तो जब मैंने इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग से कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा तो मेरे पास इक्वी कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन गई, ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब अगर तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 से कम है, मतलब बेटा वो क्या है, नेगेटिव, मतलब प्रोसेस
आइडियली क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब है नेगेटिव डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू बेटा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू इज मोर देन 1 एंड ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट जो है वो किसके बराबर है, के के बराबर। दैट मीन्स के की वैल्यू इज मोर देन 1। अगर बेटा के की वैल्यू ज्यादा आती है तो बेटा हमने पढ़ा है कि रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। और अगर वो रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो बेटा वो कहाँ भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा। ऐसा ही हम बेटा इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, इसका दूसरा फॉर्म जो हमारे पास यहाँ पर है, व्हाट इफ अगर बेटा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इज मोर देन 0, तो जाहिर सी बात है अगर बेटा इट इज मोर देन 0 तो मतलब है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब है नेगेटिव डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू जो है बेटा वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू नेगेटिव है तो ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब है के की वैल्यू 1 से कम है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए प्रोसेस जो है बेटा वो कहाँ भागेगा, बैकवर्ड भागेगा। और थर्ड हम जानते ही हैं अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ गई तो बेटा ई रेज टू द पावर 0 सब कुछ कितना आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में रिएक्शन जो है वो किस में आ जाएगी बेटा, T3 पर आ जाएगी। बट हमको प्रोसेस को या तो फॉरवर्ड भगाना होगा या बैकवर्ड भगाना होगा। इक्वी पे रख के हम क्या करेंगे बेटा, इक्वी पे रखेंगे तो हमारी रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं होगी। इसीलिए इस चैप्टर में वी आर मोर कंसर्न whether the process should run forward or the process should run backward. We don't need to keep equi, क्योंकि अगर मैं equi पे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को रख दूंगा तो बेटा वो कभी भी एंड पे खत्म होने पे नहीं आएगी। हमको तो बेटा किसी भी रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड फाइनली या बैकवर्ड फाइनली लगाना होगा। तो आपको अगर कुछ इसमें से कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं और फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये था रिलेशन बिटवीन इक्वी कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी जो हमने अभी पढ़ा। राइट, अब हम इस पे बेस एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी हो गई एक्सरसाइज और इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन है। ये है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सर हाँ जी, सर अभी आपने स्क्रीन में खोला हुआ है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? सर स्क्रीन तो शेयर हो रही है लेकिन सर वो नोट्स ही दिख रहे हैं अभी भी। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गया। आगे आपके पास एनसीईआरटी है? यस सर। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 जो इक्वी कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन
क्या कहता है और उसने क्या क्या सवाल पूछे हैं, जरा ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और इक्वी कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड O2। रिएक्शन ये दे रखी है जहां पे डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का 52.0 किलो जूल दे रखा है, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन O2 का एलिमेंटल फॉर्म के अंदर सबका 0 होता है। ये देख लो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। कोई भी सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जब आता है तो उसका फॉर्मेशन जो होता है, गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन, वो कितना होता है 0 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन NO का कितना दे रखा है 87 किलो जूल पर मोल। तो आई होप आपको ये वैल्यूज पता लग गई। तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो सबसे पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि सबसे पहले तो आप डेल्टा जी नॉट निकालें। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको अगर डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो बेटा थर्मोडायनामिक्स ने बताया था कैसे निकालते हैं। डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सारे रिएक्शन। प्रोडक्ट में कौन कौन है, सिर्फ NO2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 52 माइनस रिएक्टेंट्स में कौन कौन है, NO है और हाफ O2 है। एक बार चेक कर लेना रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस है। तो NO के लिए वैल्यू कितनी थी 87 प्लस ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। तो हाफ इंटू 0 भी अगर हम कर देंगे तो बेटा वो क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया 52 माइनस 87 एंड ये वैल्यू कितनी हो गई नेगेटिव में 35 किलो जूल पर मोल नेगेटिव। अब बी पार्ट में वो कहता है कि आपको इक्वी कांस्टेंट निकालना है। तो इक्वी कांस्टेंट कैसे निकाल सकते, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log K, राइट। आपको आज हम बताएंगे न्यूटन्स कांस्टेंट क्या होता है। आपने बड़े सारे साइंटिस्ट के कांस्टेंट की टर्म्स पढ़ी होंगी और आज आपको एक बहुत ही फेमस हमारे साइंटिस्ट थे है न्यूटन्स कांस्टेंट। उन्होंने काफी सारे कांस्टेंट जो है वो इन्वेंट किए। तो अब आप 2.303 R की वैल्यू कितनी है 8.314, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये कभी चेंज नहीं होंगी। तो सिर्फ इनको बार बार मल्टीप्लाई करने से आपको बचाने के लिए, आपका टाइम कम लगे, तो ये बहुत मुश्किल से मैंने कांस्टेंट जो थे वो इन्वेंट किए। काफी लंबी कैलकुलेशन जो थी मुझे वो करनी पड़ी। और यही नहीं कि सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं, आपको एंट्रेंस के लिए भी ये वैल्यूज जो है वो याद रखनी होगी। आपको याद रहेंगी तो उसी समय आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। ये वैल्यू होती है 5705.84 ले लेना, या फिर आप इसको 85 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये तो 2.303 का तो वैसे ही कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन
और टेम्परेचर कितना होता है केल्विन, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये बेटा किस में आ जाता है जूल पर। ये है बेटा सबसे पहला न्यूटन्स कांस्टेंट जो आपने अपने जीवन में पढ़ा है और बहुत यूजफुल है क्लास 12 के अंदर और एंट्रेंस में तो उससे भी ज्यादा यूजफुल है। अब आप देखो इसकी वैल्यू कैसे आती है। अब मुझे के निकालना है, तो बेटा लॉग के हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई -35,000 है ना बेटा, क्योंकि ये वैल्यू किलो जूल में नहीं रहेगी, ये वैल्यू किस में रहेगी, जूल में रहेगी। तो इसलिए ये भी जूल पर मोल में है, डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 570.5.85 ले लो या 84 ले लो, ये भी जूल पर मोल में है। ये वैसे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई लॉग के की। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो 35,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5705.85 से, तो ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 6.134 आती है। ये लॉग के की वैल्यू है। और अगर अब आप क्या लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग, जो मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा, ऑन बोथ साइड, तो अगर आप दोनों साइड पे एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग इंटू लॉग के, और ये आ जाता है एंटी लॉग 6.134। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाता है, के की वैल्यू आ जाती है एंटी लॉग 6.134 में। तो पॉइंट से जो पहले नंबर होता है वो तो 10 की पावर बन जाता है। आई रिपीट, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो 10 की पावर बन जाता है। और एंटी लॉग टेबल में हमको कहाँ देखना है 0.13 जो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाए। इसकी वैल्यू होती है 1361, ये वैल्यू आती है 1361 और डेसिमल लग जाता है एक डिजिट के बाद। तो ये है आपके पास इक्वी कांस्टेंट की वैल्यू के, जो हाईली पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये हाईली स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है वो हाईली नेगेटिव है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और न्यूटन्स कांस्टेंट को आप साइड में लिख सकते हैं। ये पहला न्यूटन्स कांस्टेंट है, अभी कुछ और बाकी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं एनसीईआरटी। हाँ जी, तो हम अब शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो जो हमारे अब रह चुके हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है at a certain temperature the total pressure is 10 to the power 5 पास्कल। तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो 10 to the power 5 पास्कल आ रहा है। आयोडीन वेपर contains 40% by volume of
आयोडीन एटम, जहां पे I2 गैस हमें दे रखी है, जो किसमें बदल रहे हैं, आयोडीन एटम्स के अंदर। ठीक है, तो कहता है आयोडीन वेपर के अंदर 40% बाय वॉल्यूम आयोडीन एटम्स है, तो इनका अमाउंट कितना है, 40% है। तो जरा ये देखो भाई, एट इक्वी पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम कितना हो जाएगा, परसेंटेज इनटू टोटल प्रेशर। तो 40% वो कह रहे हैं आयोडीन एटम्स का है, इनटू टोटल प्रेशर कितना हो गया, 10⁵, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 × 10⁴ पास्कल। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, अगर 40% ये है तो बेटा वो कितना बचेगा, 60%। तो 60/100 × 10⁵, ये आ गया 6 × 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp एट इक्वी। तो Kp इक्वी पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। तो ये कितना है, 4 × 10⁴ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 × 10⁴। तो Kp आ जाएगा 4 × 4 × 10⁴ × 10⁴, 6 × 10⁴। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 3 8 बाय 3 × 10⁴। तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 226 × 10⁴। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रहता था इस पेज पे। आगे हमने इस पेज के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लिए हैं, कोई भी नहीं बचा है। और अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है वो बचता है। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि ये कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन की। कहते हैं N2 एंड O2 फॉलोइंग रिएक्शंस हमको देते हैं। तो रिएक्शन क्या है, 2 मोल्स ऑफ N2 गैस रिएक्ट करती है O2 के साथ टू गिव 2 मोल्स ऑफ 2N2O गैस। ठीक है, नाउ जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कहते हैं इफ अ मिक्सचर ऑफ इतना मोल N2 एंड इतना मोल O2 इज प्लेस्ड इन अ 10 लीटर फ्लास्क। एक तरफ दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स दे रखे हैं और एक तरफ फ्लास्क की वॉल्यूम भी दे रखी है। तो मोल्स और वॉल्यूम जब दोनों दे रखे होते हैं तो हमको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। कॉन्सेंट्रेशन को तो मैं बाद में लेकर आऊंगा, पहले मैं अपना इक्वी का पूरा सेटअप कर लेता हूं। अब जरा देखो बेटा, इनिशियल मोल किसके कितने कितने हैं, N2 के हैं 0.482, तो ये हो गए 0.482। O2 के कितने हैं 0.933 मोल। तो बेटा प्रोडक्ट के कितने हो जाएंगे, इनिशियली 0। कहते हैं
is placed in a 10-liter reaction vessel and allowed to form N2O at a temperature जिसके लिए Kc की वैल्यू इतनी है, determine composition of equimixture। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, इनिशियल मोल्स N2 के इतने हैं, O2 के इतने हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। थोड़ी देर के बाद बेटा क्या आ जाएगा इक्वी। इक्वी पर N2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.482 माइनस 2x, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये बच गए इक्वी मोल्स N2 के। ये कितने हो जाएंगे 0.933 मोल माइनस x, क्योंकि इसका 1 मोल ही है, और बेटा ये कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि इसके साथ 2 लगा है। लेकिन ये जो इक्वी पर अमाउंट आ रहा है ये मोल्स का आ रहा है, और हमको वॉल्यूम भी दे रखी है। तो बेटा अब मैं थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं इक्वी पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा ये फाइनली कितना आ जाएगा 0.482 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 10। ये मत कहना कि सर सब कुछ एक ही कंटेनर में है, सबकी वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम को हम लिख ही क्यों रहे हैं। बेटा किसी की वॉल्यूम का स्क्वायर भी तो होगा ना, अभी बताता हूँ कैसे। ये कितना आ जाएगा बेटा 0.933 माइनस x अपॉन 10, और ये कितना आ जाएगा बेटा 2x अपॉन 10। तो फाइनली हमको बेटा क्या निकालना है, केसी। केसी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसका होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में N2 उसका स्क्वायर, साथ में O2 की कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर नहीं। केसी की वैल्यू हमको बेटा जो दे रखी है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर -37। N2O की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई 2x अपॉन 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय N2 कितना आ रहा है 0.482 माइनस 2x अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और O2 कितना आ रहा है 0.933 माइनस x अपॉन 10। इस पूरे एक्सप्रेशन को बेटा हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास x की वैल्यू आती है, और बेटा आंसर x नहीं निकालना, आंसर में हमको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। आप x को प्लेस करेंगे इन सब वैल्यूज के अंदर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बेटा कितना आ जाएगा 0.482 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, वो बेटा आएगी मोलारिटी इसकी। आप O2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, वो आ जाएगा 0.933 माइनस x अपॉन 10, और फाइनली आप किसकी निकालोगे N2O की, जो कितना आ जाएगा बेटा 2x अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और जो आ जाएगा बेटा इस कॉन्सेंट्रेशन। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया। तो आप इनको कॉपी कर लीजिए। ये तो फिर सॉल्व हो गया, इट इज इजी, पर इसकी कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतनी आसानी से कोई भी स्कूल वाला इसको कैलकुलेट करने को नहीं बोलता, और अगर ये क्वेश्चन आ भी गया तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आपके नंबर पूरे नहीं आए, राइट। यही उनकी टेक्निक होगी। तो आप
इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, एक करेक्शन, N2 की वैल्यू इक्वी पर ये वाली है, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा। और O2 की वैल्यू ठीक है, N2O की वैल्यू इक्वी पर ये वाली है, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो आप प्लीज स्क्वायर जो है वो रिमूव कर लीजिए। तो जो अगला हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है a mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of NH3 is introduced in a 20-liter vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equi-constant for the reaction this is itna. Is the above reaction at equi? If not, what is the direction of the reaction? तो हमारे पास रिएक्शन दे रखी है N2 गैस प्लस 3 मोल्स पर लीटर से कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर करंट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। तो हमको इसमें इन सब की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी और हमको बेटा वो क्या दे रहा है, अमोनिया। तो हमने सबसे पहले तो बेटा रिएक्शन को क्या किया, बैलेंस। अब देखो बेटा, हमको सबसे पहले तो बेटा इन सब के क्या दे रखे हैं, मोल। इनिशियल मोल्स की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 1.75 N2 के लिए। ये वाली कितनी दे रखी है, 1.92 और NH3 के लिए कितनी दे रखी है बेटा, 8.13 मोल, राइट, इन अ 20 लीटर वेसल। अच्छा, उसी में उन्होंने पूछा कि क्या रिएक्शन इक्वी पर आ गई, दैट मीन्स यहीं पे हमको इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो हमने 1.75 को डिवाइडेड बाय कर दिया 20, 1.92 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 20 से, और 8.13 को भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, 20 से। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है Kc की, तो हम क्या निकालेंगे, Qc। Qc कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का Q। तो Qc क्या हो जाएगा, 8.13 डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर अपॉन 1.57 अपॉन 20 एंड 1.92 अपॉन 20 का Q। इनको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी Qc की। Kp की वैल्यू आपको दे रखी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 2 और इसको आपने सॉल्व करना है। वैसे मुझे शक्ल से ही लग रहा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, पर हमको Qc और Kc को सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेंगे कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भाग रही है, कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भाग रही है, राइट। तो ये आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो 220 तो यहाँ से कैंसिल हो गए। अगर 220 यहाँ से कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा 8.13 इंटू 8.13
220 ऊपर आ गए। सर हाँ जी, सर वो भी कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये 420 है ना टोटल मिला के नीचे हमारे पास। हाँ ओके ये सर। क्यूब है ना, तो क्यूब में से 220 कैंसिल हो गए, यस सर। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1.92 इंटू 1.92 इंटू 1.92। तो ये मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया, 8 को भी अगर मोटा मोटा हम 2 से करें तो कितना हो गया 16, 16। तो भाई क्यूसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, तो मेरे हिसाब से क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है और रिएक्शन जो है बेटा वो कहाँ भागेगी, बैकवर्ड भागेगी इस केस के अंदर। इसी के जैसा जिसके अंदर हमको केसी और क्यूसी निकाल के पता करना है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भाग रही है कि बैकवर्ड भाग रही है, एनसीईआरटी का एक और ऐसा क्वेश्चन है जो हम अभी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 16 तक क्वेश्चन हो गया, 17 भी हमने कर लिया, 18 भी कर लिया, 19 हमने शायद नहीं किया, राइट। तो 19 हमने नहीं किया, पर हम इससे पहले इसी से मिलता जुलता ऐसा ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है एनसीईआरटी का 21st क्वेश्चन। कहते हैं इक्वी कांस्टेंट अगेन ऐसी ही रिएक्शन रहती है। सर हाँ जी, सर हमने ये वाला कर लिया है। 21st कर लिया हमने। यस सर। अच्छा, ओके, तो अगर हमने 21st कर लिया, then we will move on to a previous question, that is question number 19। 19 किया जब एक क्रॉस सेक्टर से बताना। सर नहीं किया है। 19 नहीं किया। तो हम 19 क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। नाइनटीन क्वेश्चन क्या कहता है? A sample of pure PCl5 was introduced in an evacuated vessel at 473. After equi was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 to the power minus 1। तो हमारे पास PCl5 है गैस, जो इक्वी पर हमको क्या देता है, PCl3 गैस, साथ में क्लोरीन गैस। अब वो बात ही किस पे कर रहे हैं बेटा, इक्वी पर। इक्वी पर इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो मैंने 0.05 लिख दिया। अगर ये इतना आ जाएगा तो बेटा ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक्स और एक्स, राइट। Kc की वैल्यू दे रखी है, कहता है व्हाट आर द इक्वी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ PCl5। तो बेटा Kc क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। Kc की वैल्यू इज 8.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट में ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, रिएक्टेंट में ये कितना आ गया, 0.05। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8.3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 15, 15, 5 एंड 1, 41.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4.15 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, ये -4। और अगर आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.1 इंटू 2.1 2 ये तो बहुत ज्यादा आ गया 2.02 इंटू 2.02 तो ये कितना आ गया 404,000 एंड 404 तो 3 से जाएगा 906,000 एंड 604 4 पॉइंट हाँ तो ये आंसर आ रहा है 2.03 इंटू 10 to the power 2 तो इक्वी concentration of PCl3 is equivalent to Cl2, which is equal to 2.03 into 10 to the power -2 मोलर। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं और जो चीज नहीं समझ में आई पूछ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये एक और लेक्चर जो फुली न्यूमेरिकल पे बेस्ड था ऑफ केमिकल की अच्छा लगा तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी इन लेक्चर्स के साथ, क्योंकि इक्वी के न्यूमेरिकल्स इतने आसान नहीं है। तो जब वो प्रैक्टिस देखेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, तो वो भी आपके जैसे ही अच्छा लर्न करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन, टॉपिक या चैप्टर को लेके, तो आप हमें जरूर लिखें, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। अगर मुझे उसके लिए एक अलग से लेक्चर भी बनाना पड़ेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ऐसे ही अपडेट, रेगुलर नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स के चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि रोज एक नया लेक्चर अपडेट होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो किस क्लास का होता है ये डिसाइडेड नहीं होता है, पर लेक्चर हर रोज कोई ना कोई अपडेट जरूर होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम